So hello everyone, this is me Komal and you are watching Smart Student with Shraddha. I welcome all of you at my channel. So let's start our today's video. In this video, we will discuss about the process of photosynthesis. We will studying class 10th science biology life process chapter and this is our batch the hard 1.2. ये हमारा the hard 1.2 का बैच है जिसमें कि मैं आप लोगों को आज के वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जैव प्रक्रम का जो दूसरा वीडियो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण वाला वीडियो इसको प्रोवाइड करने वाली हूँ। क्या है कि अगर एक एक टॉपिक को आप लोग को अलग से समझाऊंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने रखा है प्रकाश संश्लेषण को जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे देखो हम लोग की मम्मा हम लोग के लिए खाना बना देती है तो उसे हम खाना बनाना बोल देते हैं, उसे हम कुकिंग फूड बोलते हैं, खाना बनाना बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी तो हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। कुछ क्या बनाते ही हैं पौधे। तो जो पौधे अपना खाना बनाते हैं ना बस उसी सिंपल सी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? ये हरे पौधों, शैवालों और कुछ बैक्टीरिया द्वारा होता है जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके और केवल सूर्य के प्रकाश से ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भी अपना भोजन बनाते हैं। और उनका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोष्टक में ग्लूकोज भी लिख दिया है। प्रकाश संश्लेषण तो देखो इतना आसान टॉपिक है क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलती है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं ना जो कि पौधे बनाते हैं, वो ऑक्सीजन उन्हीं पौधों से निकलता है। जब वो अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है। जैसे हम लोग खाना बनाएंगे तो केवल खाना थोड़ी ना बनाएंगे, अरे खाना बनाएंगे तो बर्तन भी तो निकलेगा धोने के लिए। ऐसे ही पौधे जो अपना खाना बनाते हैं तो उन लोग का खाना ग्लूकोज बनने के बाद ऑक्सीजन भी निकलता है जो कि हम लोग ले लेते हैं जीवित रहने के लिए। सरल शब्दों में समझाएं तो प्रकाश संश्लेषण वह तरीका है जिससे कि पौधे सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह न केवल पौधों के लिए भोजन का उत्पादन करता है बल्कि ये हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी छोड़ता है और जिसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोचो अगर सारे लोग जिंदा हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप सांस ही नहीं लोगे तो आप जीवित कैसे रहोगे। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है कभी कभी इसका रासायनिक समीकरण भी पूछ लिया जाता है तो हम इसे दर्शाते कैसे हैं। इसमें देखो मैं सही से नहीं लिख पाई हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 6CO2 को जब हम 6H2O के साथ ऐड करेंगे वो भी प्रकाश ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। सबसे पहले लिखो 6CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल हम कार्बन डाइऑक्साइड के ले लेंगे, 6H2O 6 मॉलिक्यूल हम जल के ले लेंगे और ये होगा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में सूर्य से पौधों को मिल जाता है जबकि जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी पाया जाता है। तो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज उनके भोजन का निर्माण हो जाएगा प्लस 6 में O2 यानी कि ऑक्सीजन भी निकल जाएगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर आप पूछोगे कि दीदी इसमें CO2 क्या है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि पौधे हवा से ले लेते हैं। H2O जल की बात की जाए तो वो पानी होता है जो कि पौधे जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से आती है और क्लोरोफिल नामक हरे रंग के वर्णक द्वारा अवशोषित की जाती है जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। इसके बाद C6H12 व O6 क्या है, ये तो ग्लूकोज है जो कि एक प्रकार का चीनी ही लगभग हम बोल सकते हैं और पौधों का भोजन भी है। O2 जो ऑक्सीजन है जो कि हवा में छोड़ी जाती है और हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये दो मुख्य चरणों में होती है। कौन से दो मुख्य चरणों में? सबसे पहली है प्रकाश अभिक्रिया जिसे कि हम लाइट रिएक्शन बोल देते हैं। ये कहाँ पे होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड झिल्ली में होती है। इस चरण में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और पानी के अणुओं को तोड़ करके ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बना देता है। ऊर्जावाहक अणु जो कि ATP होता है वो एनर्जी को कैरी करता है, इसीलिए हम इसे ऊर्जावाहक अणु ATP बोल देते हैं। और NADPH भी इस चरण में बन जाते हैं। वैसे इतना ज़्यादा ब्रॉड आप लोग को पढ़ना नहीं है, एग्जाम में भी इतना ज़्यादा नहीं आने वाला, बस मैंने आप लोग को नॉलेज के लिए थोड़ा ये बता दिया है। तो आप लोग को अगर पढ़ना हो, समझ में आ रहा हो तो आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए और नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा हो तो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज शायद ही ये एग्जाम में आए, इतना ज़्यादा ब्रॉड एग्जाम में आपके नहीं आता। अगला है अंधकार अभिक्रिया या फिर केल्विन चक्र। एक प्रकाश अभिक्रिया था तो दूसरा हमारा अंधकार अभिक्रिया हो जाएगा। एक लाइट रिएक्शन था तो दूसरा हमारा डार्क रिएक्शन हो जाएगा, या फिर हम इसे केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। हाँ देखो, ये लाइन पूछा जा सकता है कि जो केल्विन चक्र वो कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। और इस चरण में ATP और NADPH से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रक्रिया में प्रकाश सीधी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें लाइट नहीं लगेगी, तभी तो हम इसे अंधकार बोल देंगे और इसीलिए इसे हम अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब सीधा हमें प्रकाश नहीं चाहिए होता, वैसे तो चाहिए होगा, लेकिन ये प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है। संक्षेप में समझाएं तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जो कि पौधों को अपना भोजन बनाने और हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन करने में मदद करती है। यहाँ पर है छूट गया है तो आप लोग ऐसे लिख लोगे, जितनी गलतियाँ हो जाती हैं उसे सुधार करना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के अगर कार्य स्थल की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिकाओं के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक, जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, नामक विशेष कोशिकांगों में होती है। हरित लवक पौधों की पत्तियों और अन्य हरे भागों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जरूरी होता है। हरित लवक के बारे में आप लोग को पढ़ना है तो बेटर होगा कि आप लोग इसे पढ़ ही लीजिए। हरित लवक की संरचना जटिल होती है, जिसमें कि दोहरी झिल्ली होती है जो कि इसके आंतरिक भाग को घेरती है और इस आंतरिक भाग में स्टोमा नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है और थाइलाकोइड नामक झिल्लीदार संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली होती है जो कि चपटे थैलों के रूप में व्यवस्थित होती है। और ग्रेना देखो एक वचन होता है, जब बहुवचन बनाएंगे तो ग्रैनम हो जाएगा, नामक ढेर बना लेती है। इसके बाद एक अगला हेडिंग है हमारे सामने जो कि है पत्ती की बाहरी संरचना। इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज रहना जरूरी है, इसीलिए पढ़ लीजिए। पत्ती की बाहरी संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पर्णाधार बेस, पर्णवृंत पेटियोल और स्तरिका लैमिना। पर्णाधार तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ती है और स्तरिका जो होती है वो पत्ती का मुख्य चपटा
छोटा हिस्सा है। ये सब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन देखो क्या है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दिया करो। बिकॉज मान लो 10 में पढ़ लोगे आप हिंदी में, अगर आप लोग को 11th में बायोलॉजी साइड लेकर के पढ़ना हो गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जाओगे पढ़ने के लिए वो टीचर आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। मान लो थोड़ी बहुत अगर हिंदी भी बता दिए, 11-12 पास भी हो गए, वैसे तो बड़ा मुश्किल से हो गए क्योंकि 11-12 में आप लोग को हिंदी इंग्लिश मिक्सअप पढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लो 12 के बाद BSc करना पड़ गया तो टोटल इंग्लिश में पढ़ाई होने वाली है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हिंदी का देखो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं, तो बेटर होगा कि आप लोग इंग्लिश को भी पढ़ते हुए चलो। इसके बाद थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे दूं पर्णवृंत के बारे में। तो पर्णवृंत क्या होता है कि पत्ती को तने से जोड़ने वाला डंठल होता है। जो देखो पत्ती होती है, सपोज दैट ये हमारी लीफ है, तो इसको तने से ये जोड़ा है तो ये हमारा पर्णवृंत हो गया। दूसरा है इस तरीका, ये पत्ती का मुख्य चपटा हरा भाग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारा है ये पत्ती का हरा भाग ना, वैसे तो मैंने इसे बना दिया येलो ऑरेंज कलर में थोड़ा, बट आप लोग इसे ग्रीन समझ लो। रुको मैं अभी कलर चेंज कर देती हूँ। ये हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है पत्ती का, यही हमारा हो गया क्या, इस तरीका वाला पार्ट हो गया ये हमारा, ठीक है। ये पत्ती का मुख्य चपटा हरा भाग हो जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाएगा, बिकॉज ये हरा है तो इसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे, हरित लवक पाए जाएंगे, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और पत्तियां अपने भोजन को बनाएंगे, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है पर्णोधार। पर्णाधार हम बोलते हैं, ये तने से जुड़े पत्ती का आधार होता है। पर्ण प्लस आधार बराबर पर्णाधार, तो ये हो गया। अगला वाला हमारा है अनुपर्ण स्टिपल्स। तो कुछ पौधों में पत्ती के आधार पर छोटे छोटे पत्ती जैसे या फिर अन्य संरचनाएं भी हो सकती हैं, सारे में नहीं लेकिन कुछ में होती हैं, जिन्हें कि अनुपर्ण कहा जाता है। अगली है सिराएं वेन्स। ये पत्ती के अंदर से निकलने वाली रेखाएं होती हैं जो कि पानी और पोषक तत्वों को पत्ती में पहुंचाती हैं। अगला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, पत्ती की बाहरी परत कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे कि हम एपिडर्मिस कहते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दें तो पत्ती की आंतरिक संरचना में एपिडर्मल ऊतक, मेसोफिल ऊतक और संवहनी ऊतक शामिल होते हैं। कुछ कोशिकाओं में द्वार कोशिकाएं होती हैं जो कि व्यवस्थित होकर के छिद्र बनाती हैं जिसे कि रंध्र कहा जाता है। इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन आप लोग को देना है पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में एपिडर्मिस, मेसोफिल और संवहनी बंडल शामिल होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है जो कि पानी को बनाए रखने और गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। मेसोफिल मध्य परत होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है और इसमें पैलिसेड और स्पोंजी कोशिकाएं होती हैं। संवहनी बंडल जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं जो कि पानी और पोषक तत्वों को पौधे के बाकी हिस्सों में ले जाते हैं। अगली हमने बाहरी संरचना के बारे में पढ़ लिया। देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ज़्यादा विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, तो एपिडर्मिस पत्ती का सबसे बाहरी परत होता है जो कि कोशिकाओं की एक परत से बना होता है। और एपिडर्मिस का जो मुख्य कार्य होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो पत्ती के अंदर पानी को बनाए रखना और गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करना है। एपिडर्मिस में रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो कि स्टोमेटा नामक छिद्रों को खोलती और बंद करती हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सेकेंड है मेसोफिल। मेसोफिल पत्ती की मध्य परत होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है और मेसोफिल में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगली है पेलिसेड कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं ऊपरी सतह के पास व्यवस्थित होती हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाती हैं। ये सब देखो बहुत ज़्यादा ब्रॉड मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग को हेल्प
हेल्प कर देंगी, लाइक 11th-12th में थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगी इसीलिए। अगला है स्पोंजी कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं निचली सतह के पास व्यवस्थित हो जाती हैं जो कि गैसों के आदान प्रदान में मदद करती हैं। तीसरी है संवहनी बंडल, वैस्कुलर बंडल। ये पत्ती की नसों में पाए जाते हैं और जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं। जाइलम पानी और खनिजों को जड़ से पत्ती तक ले जाता है और फ्लोएम भोजन को पत्ती से पौधे के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। संक्षेप में आप लोगों को बताऊं तो पत्ती की आंतरिक संरचना में इपिडर्मिक, मेसोफिल और संवहनी बंडल होते हैं। इपिडर्मिक सबसे बाहरी परत हो जाती है, यानी सबसे एक्सटर्नल लेयर हो जाती है, जो कि पानी को बनाए रखने और गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। मेसोफिल मध्य परत होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है और इसमें पैलिसैड और स्पोंजी कोशिकाएं होती हैं। संवहनी बंडल जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं जो कि पानी और पोषक तत्वों को पौधे के बाकी हिस्सों में ले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कि हील और केल्विन दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, 2 चरणों में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम हील अभिक्रिया भी बोलते हैं, एक्चुअली हील वैज्ञानिक ने इसे बताया भी था, तो दैट्स वाई इसका नाम हील अभिक्रिया बन गया। एंड अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, केल्विन चक्र भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है तो आप लोग याद रखोगे। प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP और NADPH में परिवर्तित किया जाता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में इन रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया स्थान हरित लवक के थाइलेकोइड झिल्ली में। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? ये होती है हरित लवक के थाइलेकोइड झिल्ली में। और इसके कार्य की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। ATP और NADPH का निर्माण, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पानी को विभाजित किया जाता है और ATP और NADPH का निर्माण किया जाता है। ऑक्सीजन का उत्पादन, पानी के विभाजन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कुछ अन्य क्या है कि हील अभिक्रिया में जल के इलेक्ट्रॉनों को हील अभिकर्मकों गैर शारीरिक ऑक्सीडेंट में स्थानांतरित किया जाता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया, केल्विन चक्र स्थान होता है हरित लवक के स्ट्रोमा में। इसका कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना, यानी कि फिक्स करना। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और इसे एक अस्थायी यौगिकों में जोड़ा जाता है। अगला है हमारे सामने ग्लूकोज का निर्माण, द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। केल्विन चक्र में ATP और NADPH द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। केल्विन चक्र में राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के एक अस्थायी यौगिक बनाता है। संक्षेप में बताऊं तो प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें होनी जरूरी हैं जिनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं मुख्य रूप से 2 चरणों में होती हैं, प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रिया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन चक्र। तो इन दोनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लाइक प्रकाश पर निर्भर अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक कारक सूर्य का प्रकाश है। जो अभिक्रियाएं प्रकाश पर निर्भर होंगी तो सूर्य के प्रकाश के बिना तो होंगी ही नहीं, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
अगला है पानी H2O। पानी का अवशोषण और उसके इलेक्ट्रॉनों का उपयोग प्रकाश पर निर्भर अभिक्रियाओं में होता है। जो अभिक्रियाएं प्रकाश पर निर्भर होंगी तो उनको पानी भी चाहिए होगा, इसीलिए ये पानी पर भी निर्भर हो जाएंगी। तो पानी उनको उनके जड़ों से, मिट्टी से मिल जाता है। अगला क्लोरोफिल भी इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट क्लोरोफिल के फूड का प्रिपरेशन कैसे होगा? यह वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। ADP प्लस NADP इन अणुओं को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रियाओं केल्विन चक्र के लिए आवश्यक कारक जो प्रकाश से स्वतंत्र होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन चक्र में शर्करा बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग याद रखोगे क्या करने के लिए? तो शर्करा बनाने के लिए। और ATP और NADPH इन अणुओं को केल्विन चक्र में शर्करा बनाने के लिए ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अगला है एंजाइम। तो केल्विन चक्र के विभिन्न चरणों में एंजाइम आवश्यक होते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH और आवश्यक एंजाइम सभी आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? अरे कुछ महत्व होगा तभी तो ये प्रक्रियाएं होती हैं, वरना ये होती ही नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बदल देते हैं। मैंने आप लोग को बताया ही था कि प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज इस प्रोसेस के आफ्टर में ऑक्सीजन रिलीज होगा जो कि हमारे लिए रिस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये न केवल पौधों को भोजन देता है बल्कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य लाभ जैसे कि ऑक्सीजन का उत्पादन करना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो कि सभी जीवों के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। अगला है भोजन का उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये भोजन मानव सहित अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है तो हम उसे रिलीज करके ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो उनके लिए ज़रूरी है भोजन के लिए, तो ये उसको अंदर ले लेंगे। और ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट मटेरियल है तो वो ऑक्सीजन को निकालेंगे और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है तो हम उसे इनहेल कर लेंगे, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में मदद मिल जाता है। अगला है जैव ईंधन उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके जैव ईंधन का भी उत्पादन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। प्रकाश संश्लेषण पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्योंकि ये पौधों को बढ़ने और फल, फूल या अनाज पैदा करने के लिए आवश्यक जैव भार का उत्पादन करने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और इसके बिना जीवन संभव ही नहीं होगा। तो बस दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अंत में आप लोग को क्या करना है? स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद अ टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।